नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बामुश्किल कुछ ही वक्त बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सत्ता में बीजेपी की हैट्रिक को हर हाल में रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। लेकिन एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। राग लप रहे हैं, लेकिन उस राग में रोने की आवाज आ रही है। और जो दिखाई दे रहा है उसमें ना दम है, ना आपस में उनमें कोई भरोसे जैसी बात है। और न जाने ये क्या खा कर के मोदी को हराने की बातें कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तेजी से आगे जा रही है, ऐसा लगता है तू डाल डाल में पात पात। ये राजनीति उस तरीके की हो रही है। इसे विपक्ष चुनावी रणनीति में बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि विपक्ष पीछे है तो ये कोई बहुत अच्छी बात है, बीजेपी बहुत आगे है तो ये कोई अच्छी बात है। लेकिन जो दिख रहा है उसकी बात हो रही है ना। तो बीजेपी के खिलाफ ज्यादातर सीटों पर विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार उतारने की जो एक सीट शेयरिंग की रणनीति इंडिया अलायंस ने बनाई थी, आप देखिए अब उनका क्या हाल है। कहीं आपको लग रहा है कि ये उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसे कहते हैं सीट शेयरिंग वाली एक बैठक इनकी होगी। इनकी 4 बैठक हो चुकी हैं, पटना, बेंगलुरु, मुंबई, देन फिर दिल्ली में। लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पे इनकी कोई बात नहीं हुई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी हुई है। आप देखिए, जो अभी-अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें तारीखों से पहले ही तमाम सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया था, यानी कि उनके नाम बता दिए गए थे। और इस स्ट्रेटजी में बीजेपी काफी सफल भी रही। अब आप देखिए ना, जिसको आपने सेट कर दिया तो वो अपने इलाके में अपने लिए काम करना शुरू कर देगा। अब पार्टी लोकसभा चुनाव में भी इसी फॉर्मूले को अपनाने जा रही है। जनवरी बीतते बीतते आप देखिएगा, अपने उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ऐलान कर सकती है। और बीजेपी राज्यसभा में अपने कुछ दिग्गजों को भी लोकसभा में उतार सकती है। और विपक्ष की चाल तो आप देख ही रहे हैं और चरित्र भी आप जानते हैं कि जहां कोई बात होती है वहीं पर सबसे पहले सवाल आता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चलिए आज बात करते हैं अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि 2024 में वो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो सारी सीटें जीत लेंगे। ये उन्होंने तब कहा जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने इसके अलावा 2024 लोकसभा में सभी सीटें जीतने का दावा भी कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव संविधान बचाने को लेकर के लड़ा जाएगा। हालांकि इससे आगे उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। एक और बात है दोस्तों, जब खुद पे आती है तो कभी लोकतंत्र खतरे में आता है, तो कभी संविधान खतरे में आ जाता है, कभी कभी तो भारत माता की हत्या भी ये लोग कर देते हैं। और कहा सदन में खड़े होकर के। आपको याद होगा मणिपुर की घटना पे जो ड्रामा हुआ था सदन में, याद करिए। तो लोकतंत्र, संविधान और भारत माता इनके लिए ऐसे है जैसे, मतलब ऐसे ही। लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। लोकतंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोकतंत्र देश का, हमारे देश का, एक डेमोक्रेटिक देश का। और संविधान उससे भी अधिक। और भारत माता तो यहाँ बसती है। तो गलत शब्दों का ये प्रयोग करते हैं हर जगह पे, हद है। अच्छा, अखिलेश यादव का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या में जो उनकी यात्रा रही, रोड शो रहा, और जो उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां पर दी, उसके बाद आता है। प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में श्री राम
मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। नया रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन, एयरपोर्ट का लोकार्पण और इसी के साथ कई सारी ट्रेनें। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री ने तो अपनी टोन सेट कर दिया है 2024 के लिए। और विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? आप देखिए, अभी तक तो वो सीट शेयरिंग के बवाल में उलझे हुए हैं। आए दिन लात घूंसे चलने की खबरें आप भी देखते रहते हैं, हम आप ही को बताते रहते हैं। तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव एटा में जब वो संबोधित कर रहे थे किसी जनसभा को और मेजर केपी सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे एटा की लोकसभा सीट पर। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भाजपा के सांसद हैं इस सीट पर। और ये सीट 2004 के बाद से सपा जीत ही नहीं पाई। कितने साल हो गए? अगले साल जोड़ लीजिए, 20 साल से सपा इस सीट को जीत नहीं पाई, जबकि ये अखिलेश के होम टाउन मैनपुरी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। अखिलेश यादव ने इस दौरान श्री राम मंदिर को लेकर के कहा कि जिसे भगवान बुलाते हैं वो जाता है, जब बुलाते हैं तब जाता है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के वो निमंत्रण पे एक तंज टाइप बात कर रहे थे। उन्हें बट आई थिंक न्योता नहीं मिला है। अखिलेश यादव विपक्षी पार्टियों के इंडी गठबंधन में भी शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के कई बार तल्खियां सामने आ चुकी हैं। अखिलेश वकीलेश न जाने क्या क्या उनको कह दिया गया है, लेकिन फिर उनको शांत करा दिया जाता है क्योंकि इंडियन अलायंस वाले चाहते हैं कि तमाशा ना बने। लेकिन तमाशा तो बन ही रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है सपा, और कांग्रेस वही दूसरी तरफ बराबरी का हक उत्तर प्रदेश में चाहती है। उत्तर प्रदेश इज द स्टेट जहां से रास्ता जो है दिल्ली तक का जाता है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने मुख्य विपक्षी दल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था। कैसे कैसे लोग होते हैं ना, क्या क्या चीजें जिंदगी में घट जाती हैं, लेकिन फिर राजनीति का लालच उन्हें क्लोज कर देता है। मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहती, मुलायम सिंह और मायावती का जो गेस्ट हाउस कांड था, लेट इट बी। हालांकि इससे उन्हें कोई फायदा भी नहीं हुआ। वो एकमात्र 5 सीट जीतने में कामयाब हुए थे और इस बार भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन की जुगत लड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव विपक्षी पार्टियों के इंडी गठबंधन में भी शामिल है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के कुछ गर्मागर्मी हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं थे, ऐसा उन्होंने कह दिया। और वहीं कांग्रेस जो है बराबरी का हक चाहती है। तो आप खुद ही समझ जाइए कि नरेंद्र मोदी को ये लोग क्या खा कर के हरा पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने तो अपनी हैट्रिक लगानी की जो प्रोसेस है उसको तैयार कर लिया है, यानी कि वो उस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं जहां से उनका रास्ता हैट्रिक की तरफ जा रहा है। तो ये विपक्ष को सोचना चाहिए। हमारा जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, सब तरफ से झगड़ों की और लात जूते बजने की आवाजें आए दिन आती रहती है। अभी अभी सीट शेयरिंग वाला जो मुद्दा है ना, उस पर तो बात ही नहीं हुई है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि खड़गे साहब को ममता दीदी ने और केजरीवाल ने क्या कहा था कि आप प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत ही अच्छे चेहरे वाले हैं। तो उन्होंने अपनी जान बचानी थी। नेहरू परिवार की जो बहू हैं सोनिया और आपके राहुल गांधी, इनको क्या जवाब देते, इसलिए वो चुप रह गए। वरना अंदर से मन तो हो ही रहा होगा कि बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं कांग्रेस की, ये पद मिल जाए, ये मौका मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन वो अपना मन महसूस कह गए और
उन्हें ये भी पता था कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ये एक चाल खेल रहे हैं और उसमें उन्हें फँसना नहीं था। अब ममता दीदी तो वहाँ आग लगा के चली आई। केजरीवाल अपना जो है मेडिटेशन सेंटर में चले गए। उनका तो पता नहीं चुनाव उन्होंने लड़ना भी है या नहीं लड़ना है, क्योंकि 1-2 दिन में आप सुनेंगे कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। उनको 3 तारीख को ईडी के सामने पहुँचना है। ऐसे-ऐसे चेहरे इंडिया अलायंस में हैं, जिनके ऊपर जिनके पीछे ईडी लगी हुई है। अब ये कह देंगे कि ईडी तो नरेंद्र मोदी ने लगाई है, तो नरेंद्र मोदी को तो और कोई काम ही नहीं है। अगर वो इतने खाली होते, तो वो क्या 30 दिसंबर को एक ही दिन में 16,000 करोड़ रुपए की क्या योजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करते? क्या वो इतना बड़ा काम कर पाते? वो अपने काम में व्यस्त हैं, अपनी पार्टी के लिए सोचते हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो उनके लक्ष्य जो हैं बिल्कुल साफ स्पष्ट हैं, उन्हें उसके लिए काम करना है। उन्हें ईडी से कोई मतलब नहीं है। ये जो पुराने पाप हैं, केजरीवाल हों, चाहे राहुल हों, चाहे सोनिया गांधी हों, सीबीआई और ईडी के जो भी मामले चल रहे हैं, वो रिलेट नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी से। वो रिलेट इन्हीं से करते हैं। इन्हीं के जो काले कारनामे हैं, उनको अब ईडी ने देखना ही है। अब आप देखिए प्रियंका वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनका नाम चार्जशीट में आ चुका है और कभी भी उन पे भी ईडी शिकंजा कस सकती है और प्रियंका गांधी गिरफ्तार भी हो सकती हैं। खैर ये तलवार तो राहुल गांधी पे भी लटकी हुई है, सोनिया गांधी पे भी लटकी हुई है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन बात ये है कि विपक्ष में जो चेहरे हैं, वो अधिकांश चेहरे गुनाहों की काली अपने चेहरे पे छिपा के बैठे हुए हैं। तो क्या लोगों को पता नहीं चलता? अब लोग इतने सीधे नहीं रह गए हैं जितने 50 और 60 और 70 साल पहले होते थे, कि आपने उनको कुछ लालच दे दिया और वो फिर आपके पीछे लग गए। अब आप देखिए 3 राज्यों में जो बम्पर जीत हुई है बीजेपी की, वो बताती है कि मतदाता क्या सोचता है। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि मोदी ने अपनी जीत की टोन सेट कर ली है, लेकिन विपक्ष के पास अभी कोई रोड मैप नहीं है कि उन्हें कैसे लड़ना है, कौन उनका नेता होगा। मतलब आप ये देखिए जो इंडी अलायंस बना है उसका नेता कौन होगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। और दिन कितने रह गए हैं चुनाव में? आप इमेजिन करिए। तो ये क्या करेंगे? ये सिर्फ ये करेंगे कि मोदी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, हमारे पीछे ईडी लगा दी। बस एक ही डायलॉग आता है। उसके बाद एक और इनका डायलॉग है, लोकतंत्र खतरे में है, भारत माता की हत्या कर दी, संविधान का ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये इनका मतलब इनके कुछ ऐसे शब्द हो गए हैं जिनका ये अक्सर बिना वजह से ही प्रयोग कर लेते हैं। अब ये इनकी समझ है, भगवान इनको बुद्धि दे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि आपकी तरफ से अगर कोई मेरे पास फीडबैक आएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।